हेलो बच्चों, आज अभी भी मैंने आपके लिए जेनेटिक्स का एक लेक्चर रिकॉर्ड किया हुआ है। बेहतरीन लेक्चर है, आप पढ़िएगा, मज़ा आएगा। मेरी एक सजेशन है आप लोगों को, सभी बच्चों को, कि आप लोग बेटा आप अपनी पढ़ाई जो है ना थोड़ा सिंसियरली स्टार्ट करिए। जैसे कि ये महीना आप जान रहे हैं कि जुलाई का आ गया और इसके बाद एग्ज़ाम का जो आपका कैलेंडर है वो लगभग भले ही कुछ डिस्टर्ब हुआ है ऐसा लग रहा है, लेकिन एग्ज़ाम हमें लगता है कि वो आपको 5 मई को ही होगा। एग्ज़ाम 5 मई को फिर से होगा, मतलब 1 ईयर आपके पास भी नहीं रह गए हैं। अब लगभग 2 महीने उसमें भी कम हो गए। अब आपके पास 9 या 10 महीने हैं, जुलाई भी निकाल ही दीजिए, 10 दिन निकल गया। 9 या 10 महीने हैं आपके एग्ज़ाम में आपको जाने के लिए। और ऐसी कंडीशन में आपको पैनिक नहीं होना है, आपको बस थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना है। और पेशेंस अगर आप बना के रखेंगे तो दुनिया की हर लड़ाई को जीता जा सकता है। पेशेंस बनाइए और काम कैसे करना है इसको डिसाइड करिए। अपना गोल कैसे हम अचीव कर पाएंगे इसे डिसाइड करिए। परेशान मत होइए, परेशान होकर के किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकाला जा सकता है। हमको सबसे अच्छा तरीका ये लगता है कि अभी आपके पास टाइम है, लेकिन अभी जो टाइम है उस टाइम को आप 2 से 3 महीने बढ़ा सकते हो। कैसे बढ़ा सकते हो बेटा? उसके लिए थोड़ा सा आपको सिंसियर होने की ज़रूरत होगी। जैसा कि मेरा मानना ये है कि अभी अपना टाइम आप अगर कहीं इधर उधर बेकार कर रहे हैं, जैसे कि कुछ दोस्तों में उनके पास बैठ करके बातचीत गपशप करने में ज़्यादा टाइम बेकार करते हैं, घर पे सोने में ज़्यादा टाइम बेकार कर रहे हैं, जो कि आपकी लाइफस्टाइल फिट नहीं है। कभी 12 बजे सो जा रहे हैं, कभी 2 बजे सो रहे हैं, तो 10 बजे तक सो रहे हैं। ऐसा सीक्वेंस जो है ना, इस सीक्वेंस पर ध्यान दीजिए। आपको भी टाइम बढ़ा हुआ मिल सकता है, थोड़ा सा हो सकता है कि आपका 1 आध महीने का टाइम इंक्रीज हो जाएगा। 1 आध महीने का कैसे हो जाएगा? क्योंकि बेटा जो आपका टाइम पीरियड है ना उसको आपने इधर उधर बेकार कर रखा है। तो आप देखिए कि अपने टाइम को आप कहाँ पर ज़्यादा तरीके से बैड वेस्ट कर रहे हैं, बुरे तरीके से उसको बेकार कर रहे हैं, उसका कोई यूज़ नहीं हो रहा है। टाइम के सीक्वेंस को पहले फिट करिए। अगर आप टाइम को फिट करते हैं, टाइम को मैनेज कर पाते हैं, तो आपका दूसरा नंबर आएगा सिलेबस की तरफ। फिर सिलेबस में देखिए आपने 11th में क्या क्या कवर किया है और आपसे क्या छूटा हुआ है। कुछ लगता है अगर छूटा है तो उधर भी ध्यान दीजिए, उस खाली वाले टाइम में जिसको आपने अलग से निकाला है। लेकिन अगर लगता है कि 11th अच्छा है तो उस पर बस माइनर और मेजर टेस्ट में उसको कवर करिए, उस पर ज़्यादा फोकस मत दीजिए, उस पर ज़्यादा समय मत बेकार करिए। 12th में पूरा फोकस दीजिए। लगभग नीट के क्वेश्चन जो है वो नियर अबाउट 60% क्वेश्चन जो है वो 12th के सिलेबस से ही आते हैं। 40% क्वेश्चन या 45% ऐसे मान लीजिए, नियर अबाउट 50 के आसपास ही। 50 भी कभी कभी नहीं हो पाता है, 11th से क्वेश्चन थोड़ा कम ही आते हैं। हालांकि आपको ये नहीं सोचना है कि 11th से नहीं आते तो नहीं पढ़ना है, क्योंकि 2-4-10 क्वेश्चन का ही फर्क होता है। बायो की केस में मैं बात कर रहा हूँ, तो 2-4 क्वेश्चन के केस के लिए हम कुछ निगलेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको लगता है 11th के सारे कॉन्सेप्ट बहुत बिल्डअप हैं, बहुत अच्छे हैं, तो आप उनको जो है ऐसा कर सकते हैं कि 12th पर पूरा फोकस बनाए रखेंगे। 11th का रिवीजन हम टेस्ट के टाइम पर करते चलते रहेंगे। ये हमारा थोड़ा स्टडी का प्लानिंग हो गया। इस तरीके से हमको करना है, कवर करना है। और जैसे कि जो सब्जेक्ट हमें वीक लग रहा है, फिजिक्स या केमिस्ट्री, तो उस सब्जेक्ट में हमको थोड़ा ज़्यादा टाइम देना चाहिए। बायो के 3 फार्मूले आप याद रखिए, तीनों पे अगर आप काम कर रहे हैं, मैंने स्टार्टिंग से ही बताया है, अभी भी बता रहा हूँ, तो आपको 360 आउट ऑफ 360 मिल जाएगा। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, थोड़ी सी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। 100% 360 मिल जाएगा बेटा। पहला फार्मूला याद होगा आपको, मैंने बताया था कि पहला क्लास में लेक्चर को ध्यान से सुनना है। क्लास में अगर आप लेक्चर को मिस कर गए, कॉन्सेप्ट मिस कर गए, तो आप घर पे कितना भी एनसीईआरटी रीड करिएगा, कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। तो आप पहला काम ये करना है बेटा, प्रॉपर मैं आपको नोट्स देता ही रहता हूँ, आपको टेंशन नहीं लेना है। बस आप पहले लेक्चर को सुनना है, लेक्चर को ध्यान से सुनो। फिर जो भी लेक्चर में मैं आपको नोट्स में रिवाइज कराता हूँ, जो भी नोट्स में आपको लिखाता हूँ, उस नोट्स को आप बढ़िया से बनाते रहिए। वो कब काम आएगी? एग्जाम के टाइम में। हो सकता है कि अगर कनेक्शन हमारा आपका वीक हुआ कुछ 10-5 दिन का, तो एग्जाम के टाइम में आप नोट्स को पलट करके जल्दी क्विक रिवीजन कर सकेंगे। और बस दूसरा फार्मूला ये है कि जब मैं पढ़ा दूं तो एनसीईआरटी को आप रीड करोगे। घर पे जाओगे, एनसीईआरटी जितना मैंने टॉपिक कराया है उतने ही एनसीईआरटी को रीड करना है। ऐसा नहीं करना कि आप पूरा एनसीईआरटी चैप्टर ही रीड करने लग जाइए, नहीं। अगर मैंने 3 पैरा पढ़ाया है तो 3 पैरा को ही रिवाइज करिए, और उतने को रिवाइज करके, वैसे मैं ऑपरेशन कर देता हूँ एनसीईआरटी का यार, बोर्ड पे एक वर्ड का ऑपरेशन कर देता हूँ, कुछ बचता ही नहीं है, कुछ तुम्हारे लिए बचता ही नहीं है कि तुम जाके वहां पे ज्यादा पढ़ोगे। मुश्किल से 10 मिनट में एनसीईआरटी रिवाइज हो जाएगा। जितना मैंने पढ़ा दिया उतना एनसीईआरटी आपको 10 या 15 मिनट में ही रिवाइज हो जाएगा। फिर बचा 15-20 मिनट और, उसके लिए आपको क्या करना है, बायो से रिलेटेड क्वेश्चंस लगाने,
क्वेश्चन वन लाइनर आप देखते ही लगा लोगे, फटाफट हो जाता है। वन लाइनर का जमाना भी चला गया है, जमाना आ गया है सर्सन रीजन और स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस का। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन आ रहे हैं, बच्चे घबराते हैं, तो आपको पहले ही लेंदी क्वेश्चन की लगाने की आदत बना लीजिए। आपको फिल इन द ब्लैंक के लिए मैं जो प्रैक्टिस सेट दिया हूं, उस प्रैक्टिस सेट में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें लाइन को आपको फिल करना होता है, हाफ मतलब कुछ ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक्स वाला टॉपिक जो है, तो उसमें आप जब फिल करोगे तो आपको कंटेंट अपने आप ही तैयार हो जाएंगे धीरे धीरे। तो ये सब सिंपल से प्रोसेस है। और जो अभी 11th में बच्चे आए हैं, जो अभी फाउंडेशन में आए हैं, उनके लिए क्या करना है, मैं टारगेट के लिए बता रहा था, मैं उनके लिए बता देता हूं कि उनको तो अभी सिंपली बस 3 ही फार्मूला फॉलो करना है, यही 3 फार्मूला उनको भी लेक्चर सुनना है, एनसीईआरटी को रीड करके एक बार सही से देख लेना है और फिर उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना है। 3 काम आप करते रहिए, फिर टेस्ट आए तो टेस्ट के टाइम में रिवीजन कर लीजिए। टोटल नंबर आपके सेम टॉपिक के रिवीजन 4 बार हो गए। एक बार आपने लेक्चर सुना, दूसरी बार एनसीईआरटी पढ़ा, तीसरी बार क्वेश्चन लगाया, फिर से कॉन्सेप्ट दिमाग में आए, और चौथी बार जब आप टेस्ट में बैठे तो फिर आया माइनर टेस्ट में, और 5वीं बार जब मेजर टेस्ट दिया तो आ गया। तो 5 बार आपकी रीडिंग हो गई सेम टॉपिक की, और 5 बार रीडिंग हो गई तो कहने का मतलब अब आपसे क्वेश्चन वहां के बन जाएंगे बायो में, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, अगर अभी भी है प्रॉब्लम तो बेटा आपको मेजर के बाद भी जब टेस्ट आते हैं, टेस्ट सीरीज चलेगी, उसमें आप रीड करोगे। टोटल आपको 10 टाइम 20 टाइम तक रिवीजन एग्जाम तक हो जाएगा। और एग्जाम तक अगर 20 टाइम रिवाइज करके एक ही टॉपिक को गए हो यार, तो क्वेश्चन कैसे छूटेगा आप बताओ? नहीं, प्रोबेबिलिटी ही नहीं होती है, कहीं से क्वेश्चन छूटने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, आपका इजी वे में हो जाएगा। अब बात आती है क्या कि सर फिजिक्स में मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, इस वजह से मेरा प्रॉब्लम आ रही है। तो भाई फिजिक्स में मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो उसके लिए उस पर टाइम ज़्यादा दो, फार्मूलों पर काम करो, टीचर्स से मिलो, टीचर्स को अपनी रियल प्रॉब्लम को बताओ कि आपको प्रॉब्लम कहाँ है। कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है, फार्मूले याद नहीं होते हैं, या आपको कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आता है, आप उसको टीचर के पास जाओ, सब्जेक्ट रिलेटेड टीचर के पास बैठो और वो आपको बताएगा। देखो बेटा, नीट के बच्चों का थोड़ा सा मैथमेटिकल इशू होता है, तो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स को लेकर के फिजिक्स में, दूसरा फिजिक्स जो है वो इमेजिनेशन पर ज़्यादा डिपेंडेंसी रखता है, तो अगर आप उतना अच्छा इमेजिन कर पाते हैं तो ठीक, नहीं तो उसकी आदत डालनी पड़ती है। इसका मतलब ये नहीं कि अब आपको फिजिक्स नहीं आएगा, उसकी हैबिट बनानी पड़ेगी, और जिस दिन आपको वो आ गया ना, उस दिन फिर फिजिक्स बहुत अच्छा आएगा। बेटा आउट ऑफ 180 मार्क्स क्या कोई बच्चा नहीं पाता है? आप देख रहे हो ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको आउट ऑफ 180 मार्क्स मिलते हैं यार। तो आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है, फिजिक्स बहुत इजी है, बट ये है कि अभी आपको से उसका इंट्रोडक्शन नहीं हुआ है। जिस दिन उससे आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा, उस दिन आप फिजिक्स बहुत बेहतरीन कर पाओगे, बहुत बेटर कर पाओगे। केमिस्ट्री बेटा एनसीईआरटी रीडिंग, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, वो आप सर के पास बैठिए, केमिस्ट्री आपका ऑलमोस्ट सही ही होगा। केमिस्ट्री और बायो आपका वेस्ट हो जाता है तो आपके मार्क्स नियर अबाउट पहुंच जाएंगे 500 के प्लस में, 550 के प्लस में। 360 अकेले जो है आपको देता है बायोलॉजी, 350 355 आपको आसानी से मिल जाते हैं यहाँ से। और केमिस्ट्री में भी अगर आप मेहनत करते हैं तो 160 प्लस मार्क्स आपको मिल जाते हैं। तो बेटा 160 और 360 प्लस हो गया तो लगभग आपके 540 प्लस मार्क्स चले जाते हैं। अब आपका फिजिक्स अगर थोड़ा डाउन भी रहेगा, 120 नंबर भी है आपके फिजिक्स में, तो भी आप 650 प्लस चले जाएंगे और इससे ऊपर मेरिट नहीं जाएगी। आप कहेंगे सर इस बार चली गई, इस बार जाने दीजिए, अगले बार इससे ऊपर मेरिट जानी ही नहीं है बेटा। ये इस बार जो हुआ उसको सब जानते हैं, उस पर मुझे बात करने की कोई जरूरत नहीं है, सब जान रहे हैं। कहीं ना कहीं बच्चों के साथ बहुत बड़ा क्राइम हुआ है, हम कहेंगे बहुत बड़ी चीटिंग हुई है बच्चों के साथ, ये नहीं होना चाहिए था। ये कहीं ना कहीं बच्चों ये बहुत गंदी बात है। गंदी बात क्या कह लें कि अब आप समझ सकते हैं कि कोई बच्चा साल साल भर मेहनत करता है और पूरी ताकत लगाता है, अपना जान झोंक देता है, घर से माँ बाप कहीं कुछ बेच करके, कहीं से कर्ज ले करके उसको पैसे प्रोवाइड करते हैं, इंस्टीट्यूट वालों को पैसे देते हैं, बच्चे को रूम रेंट के लिए, खाने के लिए बड़े बड़े शहरों में भेजते हैं, और बाद में ऐसी कंडीशन हो जाती है तो जब मेरिट बढ़ जाती है तो ऐसा बच्चा जो योग्य भी था, 610 नंबर में भी जिसको सेलेक्ट हो जाना चाहिए था, वो इस बार नहीं हो पाया। ये बहुत ही दुख की बात है, और हमारे लिए, आपके लिए नहीं, ये भारत के भविष्य के लिए बहुत दुखद घटना है। ऐसे कंडीशंस में कह लें कि पूरे भारत का नुकसान होगा, क्योंकि दुनिया में, देश में जो डॉक्टर होंगे वो कह लीजिए कि अयोग्य डॉक्टर होंगे। बेटा जो अच्छे डॉक्टर जिनको बनने चाहिए थे, जिनने मेहनत करी, जिनने सीखा, जिनने पढ़ाई करी, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, और वो लोग जिनके पास पैसे थे, जिनने कहीं से चीटिंग करी, उनका सिलेक्शन हो गया, तो वो कैसे अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं? आप समझ सकते हो, जिनके पास वो कैपेसिटी ही नहीं थी।
बट आपको इस सब विवाद में नहीं पड़ना है, आप सबको इधर नहीं जाना है, आप अपने काम पे फोकस करिए। आपको पॉलिटिक्स नहीं करना, आपको चीज़ों में नहीं जाना, आपको बस डॉक्टर बनना, अच्छा डॉक्टर बनना है। और अच्छे डॉक्टर को क्या चाहिए? कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेट अपने एक टॉपिक पर रहिए, आप इजी वे में डॉक्टर बन जाएंगे। मोटिवेशन नहीं दे रहा मैं, आपको गाइड कर रहा, समझिएगा। मैं मोटिवेट करने नहीं आया। मोटिवेशन बेटा सबसे अच्छा मोटिवेशन जो है वो आपको आपकी फैमिली से ही मिल सकता है। मैं आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। आपके माँ बाप कहाँ से पैसे अरेंज करते हैं, कैसे लाते हैं, उनकी सैलरी कितनी है, और फिर उस सैलरी का कुछ पैसा वो इंस्टीट्यूट को देते हैं लाखों में। तो आप समझ सकते हो कि वो आपसे कुछ उम्मीदें लगा के, इससे भी बड़ी बात है कि वो आपसे उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। तो बेटा आपको जो मोटिवेशन लेना है ना, वो अपनी फैमिली से लीजिए, अपने माँ बाप से लीजिए। जिसको मोटिवेशन अपने माँ बाप से नहीं मिला ना, वो दुनिया से कभी भी मोटिवेट हो ही नहीं सकता मेरे भाई, कभी मोटिवेट नहीं हो सकता है। जिसको अपने बाबूजी के टूटे हुए चप्पल और फटे हुए जूते और उनकी फटी हुई बनियान अंदर से जो दिखती नहीं है वो नहीं समझ में आया, वो व्यक्ति कभी मोटिवेट नहीं हो सकता। वो बच्चा कभी दूसरे से, किसी से मोटिवेट नहीं हो सकता। उसके मोटिवेशन का सबसे अच्छा क्राइटेरिया, आपके सबसे मोटिवेशन का जो सबसे अच्छा पॉइंट है वो आपके माँ बाप हैं, आपके घर में है। आप अगर मोटिवेट होना ही चाहते हैं तो अपनी फैमिली से लीजिए, अपनी फैमिली की इकोनॉमिक वैल्यूज को देखिए, अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट को देखिए, और फिर आप समझिए कि आप किस लिए बने हैं, आपको क्या करना चाहिए जिससे उनकी रिस्पेक्ट पे कोई आंच ना आने पाए और जिससे आप आगे बढ़ सके, उनके रिस्पेक्ट को और मजबूत कर सके। आपसे क्या हो सकता है? ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हर कोई डॉक्टर ही बनो, डॉक्टर बनोगे तो ही उनका मान सम्मान बहुत बढ़ेगा, फैमिली की रिस्पेक्ट, ऐसा नहीं है बेटा। अगर आपसे नहीं हो पाता है तो डरना भी नहीं है, गिव अप कर देना यार, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन पूरी ताकत लगा करके, लड़ाई तब हारी जाती है जब हम लड़ रहे हो, लड़ाई तब नहीं हारी जाती जब डर के भाग जाए। डर के भाग गए तो लड़े ही नहीं ना, हमको लड़ना है। हम लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे, पूरी ताकत से लड़ेंगे। हम एग्जाम के आखिरी मिनट, आखिरी सेकंड तक अपने क्वेश्चन को लगाने की प्रैक्टिस करेंगे, फिर देखा जाएगा। अगर हम हारते हैं तो भी हंस के स्वीकार करेंगे। दुनिया में हमको हो सकता है ईश्वर ने किसी और काम के लिए बनाया हो बेटा, डरने की जरूरत नहीं है ना बेटा। एपीजे अब्दुल कलाम साहब अगर डरे होते, मिसाइल मैन थे, मिसाइल मैन बाद में बने ना, पहले वो पायलट बनने गए थे बेटा। अगर वो सुसाइड कर लिए होते, मर गए होते, तो क्या आज हम उनको जानते होते क्या? ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दुनिया में बहुत सारी बार असफल हुए हैं, बहुत सारी जगह से रिजेक्ट हुए हैं, और अभी उनका एक बहुत बड़ा एम्पायर है। तो आप क्यों डर रहे हैं? हो सकता है अगर आपको डॉक्टर बनने के लिए आप आए हैं तो डॉक्टर बन के जाएंगे, नहीं भी बनेंगे तो हो सकता है उससे भी बड़ी बात कुछ और आपके लिए लिखी होगी, आपके लिए कुछ और बड़ा लिखा होगा, ईश्वर ने कुछ और सोचा होगा आपके लिए। तो आपको डरना नहीं है, पूरी एनर्जी, पूरी ताकत, पूरा टाइम आपको अपनी पढ़ाई पर झोंकना है, पूरी ताकत को लगाना है। इसमें आपके लिए कुछ नेगेटिव एनर्जी भी काम करती है, ऐसा काम करने से आपको रोकती भी है। जैसे नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास के लोग, आपके रिश्तेदार, रिलेटिव्स, जो आपको बोलते हैं कि एमबीबीएस बनना बहुत टफ काम है और ये एग्जाम बहुत टफ है, ये किसी से होता नहीं है। अगर किसी से नहीं होता यार तो आप देखो आज इंडिया में बताओ, आउट ऑफ 720 मार्क्स लाने वाले बच्चे हैं, तो कैसे हो रहा है किसी से? बेटा सबसे होता है, बहुत सारे लोगों का होता है। आपको डीमोटिव करने वाले जो लोग हैं उनसे डिस्टेंस बनाओ, उनसे दूरी बनाओ, और कुछ दिन तक उनसे बात मत करो। कुछ दिन बाद जब वो आपको मिलेंगे, जब आप सेलेक्ट हो जाओगे, तो सबसे पहले वही लोग आपके पास आएंगे और बोलेंगे मुझे पता था कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे लोगों से डिस्टेंस बनाओ जो आपको निगेटिविटी देते हैं बेटा, क्योंकि दुनिया कभी भी आपको सपोर्ट नहीं करती। सच में आपके माँ बाप हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, और कौन है? आपके गुरुजी हैं जो आपको अपने से ऊपर देखना चाहते हैं। बाकी दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो आपको अपने से ज्यादा ऊंचाई पर देखना चाहेगा। तो इसलिए एक बात तो कंफर्म ही समझ के चलो कि यहाँ पर हो सकता है कि अपने इक्वल आपको देखने वाले कुछ लोग हों, लेकिन आपसे ऊपर, अपने से ऊपर आपको देखने वाले लोगों की बहुत खोजने के बाद भी शायद ना मिले, आपको नहीं मिलेंगे। मुझे लगता है कि बिल्कुल नहीं मिलेंगे, क्योंकि बेटा इस समय एक टीचर ऐसा होता है कि टीचर सोचता है हमारा स्टूडेंट हमसे ऊपर भी पहुंच जाए, वो आपको डॉक्टर बनाने के लिए खड़ा है, या माँ बाप आपके ऐसे हैं। बाकी दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है बेटा। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है ना। जो आप दोस्त करते रहते हो ना, दोस्त भी आपको चाहता तो है कि आप अच्छा करें, बट ये नहीं चाहता है कि आप उससे अच्छा करें। आप जानते होंगे, आप मिठाई बांटते रहिए ना, होता क्या, मैं आपको कई बार एग्जांपल बताया हूँ क्लास में। रिजल्ट आता है ना, एक दोस्त मिठाई बांट रहा होता है, दूसरे दोस्त का भी फोन आता है। ये मेरे गुरुजी मुझसे कहा करते थे ऐसा एग्जाम्पल। दूसरा
आपको बताएं कि दूसरे दोस्त का फोन आता है, अरे कितना % आया, ये खुश था, मिठाई बांट रहा था क्योंकि इसके 90% थे, लेकिन दोस्त ने बताया मेरा तो 95 आया, इसकी सारी खुशी गायब हो जाती है उसी टाइम। क्यों? क्योंकि दोस्त का ज्यादा क्यों आ गया, ये वाली प्रॉब्लम है ना। तो बेटा कोई किसी को अपने से ऊंचाई पर देखना नहीं चाहता। 90% था, खुश था, मिठाई खा रहा था, मिठाई बांट रहा था, खुशियों से नाच रहा था, लेकिन दोस्त का 95 सुना, मिठाई का डब्बा हाथ से छूट गया। समझ में आया ना क्या है, दुनिया में कोई किसी को अपनी सी ऊंचाई पर देखना नहीं चाहता। इसलिए आपको अपने लिए काम करना है। थोड़े दिन दोस्ती कम कर लो, थोड़े दिन रिश्तेदारी कम कर लो, लोगों से, रिलेटिव से कम बातचीत करो और अपने पर फोकस करो, आपका हो जाएगा। हम लोग अभी जेनेटिक्स कर रहे हैं, जेनेटिक्स के बाद हम अगले टॉपिक पर भी चलेंगे। आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय बालाजी।